Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of FSC Part Second Year. Dear students, last time we will discuss about the evidences of the evolution, and we have discussed about the two evidences about the evolution, and these evidences are the biogeographical evidences as well as the fossil record. ये हमने दोनों एविडेंसेस को डिस्कस किया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिमेनिंग 3 ऑफ द एविडेंसेस, द कंपैरेटिव एनाटॉमी, द कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी एंड द मोलेकुलर बायोलॉजी. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग कंपैरेटिव एनाटॉमी से. तो बच्चों, कंपैरेटिव एनाटॉमी जो है, इसको पहले आप मतलब समझिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव एंड द एनाटॉमी. बच्चों, कंपैरेटिव फ्रॉम द कंपैरिजन, ठीक है, और एनाटॉमी आप लोगों को पता है द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन्स की जो स्टडी होती है उसको एनाटॉमी बोलते हैं. तो इंटरनल ऑर्गन्स का जब कंपैरिजन करवाया जाए, उससे हमें मिले एविडेंसेस फॉर द एवोल्यूशन, ये हमारा बेसिकली टॉपिक है. तो बच्चों, अगर हम फोर लिम्स देखें, ठीक है, ये हैं फोर लिम्स, और फोर लिम्स का आप लोगों को बखूबी इल्म होगा कि किसको बोलते हैं फोर लिम्स. बच्चों, अगर हम देखें ह्यूमन में, ठीक है, यानी हम बाजू देखें, फोर लिम्ब बाजू को कहते हैं, तो हमारे सबसे पहले ह्यूमरस है, उसके बाद रेडियस एंड अल्ना है, उसके आगे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजिस वगैरह आती हैं. तो फोर लिम्स जब हमने ह्यूमन की देखी बच्चों, जब हमने व्हेल की आगे वाली जो फोर लिम्स हैं उनको बोला जाता है फ्लिपर्स. व्हेल की जो फोर लिम्स हैं उनको क्या बोला जाता है? फ्लिपर्स. व्हेल की फ्लिपर्स देखी. उसके बाद हम लोगों ने बच्चों बैट जो है, बैट बेसिकली दिखने में बर्ड जैसा है, लेकिन उसके जो विंग्स हैं, ठीक है, हमने जब वो देखे फोर लिम्स, बेसिकली जो बैट्स की फोर लिम्स हैं बच्चों, वो मॉडिफाई हुई हैं विंग्स में. बैट बेसिकली ये बर्ड नहीं है, ये मैमल है. हमने ह्यूमन की फोर लिम्स देखी, व्हेल की देखी, बैट की विंग्स देखे, ठीक है. तो हमें एक चीज़ कॉमन नज़र आती है. एक चीज़ कॉमन नज़र क्या आती है कि बच्चों, इन तीनों की जो फोर लिम्स हैं उनमें इंसानों की तरह ही, हमारी तरह ही, सबसे पहले ह्यूमरस है. उसके बाद बच्चों दो हड्डियां हैं जिसका नाम है रेडियस एंड अल्ना, और उसके बाद आगे आपको पता है फेलेंजिस हैं. तो ये तीनों की तीनों चीज़ें सेम हैं, ठीक है. फोर लिम्स में ये जो सेम चीज़ें हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं दीज आर द होमोलोगस ऑर्गन्स. ये क्या है जी? होमोलोगस ऑर्गन्स, या इसकी हम स्टडी को बोलते हैं इट्स अ बेसिकली होमोलोगी. तो कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम जब होमोलोगस ऑर्गन्स को देखें, एक जैसे एनाटॉमिकल ऑर्गन्स एक जैसे हों, ठीक है बच्चे, ऐसे ऑर्गन जिनकी एनाटॉमी सेम हो उनको होमोलोगस ऑर्गन बोला जाता है. होमोलोगस ऑर्गन मीन एनाटॉमी, उनकी हड्डियाँ बच्चों सेम हो, उसको बोला जाता है होमोलोगस ऑर्गन. तो अगर आप लोग ह्यूमन को देखो, ह्यूमन की फोर लिम्स जो हैं बच्चों, उनका काम क्या है? शाबाश, उनका काम क्या है बच्चों? ह्यूमन की फोर लिम्स का काम है कैच करना किसी चीज़ को, ठीक है, पकड़ना या किसी चीज़ को उठाना, ये ह्यूमन की फोर लिम्स का काम है. और व्हेल के जो फ्लिपर्स हैं उनका काम क्या है बच्चों? उनका काम है स्विम करना, बच्चों स्विम करना. बैट के जो विंग हैं उनका काम क्या है बच्चों? फ्लाई करना. तो इनमें स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है, मतलब इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्या हैं? वो सेम है, और इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं. बात समझ रही हो ना? इनके फंक्शन डिफरेंट हैं. तो ऐसी चीज़ बच्चों, जब स्ट्रक्चर सेम हो और उनके फंक्शन डिफरेंट हो,
इट लीड्स टू सम काइंड ऑफ एवोल्यूशन, उस एवोल्यूशन को हम बोलते हैं इट्स अ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मतलब पॉइंट एक है बच्चों, एक पॉइंट है, एक पॉइंट का मतलब क्या कि फोर लिम्स सबकी सेम है। अब मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, फोर लिम्स सबकी सेम है। ह्यूमन की फोर लिम्ब जो है उसका काम है वजन को उठाना, कैरी करना। वेल की जो फोर लिम्ब है उसका काम क्या है, स्विम करना। और उसके बाद बैट की जो फोर लिम्ब है उसका काम क्या है, उसको किस में मॉडिफाई हो चुका है, वो विंग्स में, उसका काम है उड़ना। तो एक पॉइंट से जब डिफरेंट पॉइंट्स निकल रहे हों, इट्स अ बेसिकली कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो इसी तरह बिल्कुल जैसे एक पॉइंट से मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म निकले हैं बच्चों, डार्विन ने आर्ग्यू पेश किया कि जिस तरह इनके स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है, मतलब इनके जो स्ट्रक्चर सेम है, इनका अब्बा जी, इनका जो इंसेस्टर था वो सेम था, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन हुई, चेंज हुई, यानी ह्यूमन के फोर लिम्स बच्चों और फंक्शन में चेंज हो गए, वेल के और में और बैट के और फंक्शंस में चेंज हो गए। तो यहाँ से डार्विन ने आर्ग्यूमेंट वो पेश किया था कि सारी की सारी दुनिया में इंसान जो हैं वो एक ही इंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं। बस हुआ यूँ है कि एक प्रोसेस हुआ है एवोल्यूशन का कि आहिस्ता आहिस्ता से मॉडिफिकेशंस आती चली गई हैं। ये बेसिकली यहाँ पर हमने आपको दो चीज़ें सिखाई हैं। एक बच्चों होमोलॉगी क्या होता है, होमोलॉगी जब स्ट्रक्चर सेम हो, मतलब स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो, तो स्ट्रक्चर सेम फंक्शन डिफरेंट, इट लीड्स टू द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक हो गया। अब इसके उल्ट दूसरी चीज़ होती है बच्चों, एक होती है होमोलॉगी और दूसरी होती है एनालॉगी। क्या जी, एनालॉगी। ये आपकी बुक में शायद ना हो, चले मैं आपको बता देता हूँ। एनालॉगी क्या है बच्चों, एनालॉगी होमोलॉगी के उल्ट है, मतलब स्ट्रक्चर्स यहाँ पर सेम नहीं होंगे, स्ट्रक्चर्स सेम नहीं होंगे लेकिन उनके फंक्शन सेम होंगे, उनके फंक्शन सेम होंगे। इसको बोलते हैं एनालॉगी। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। मतलब अब इसकी मैं एग्जांपल चले आपको देता हूं बच्चों। एग्जांपल है, एक है इनवर्टिब्रेट, एक है इनवर्टिब्रेट, उसमें होते हैं विंग्स, और दूसरा है बच्चों वर्टिब्रेट। ठीक है, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट में मैंने आपको एग्जांपल दूंगा यहां पर इंसेक्ट की, इंसेक्ट के भी विंग्स होते हैं, पर होते हैं। और वर्टिब्रेट में मैं आपको एग्जांपल दूंगा बर्ड की, बर्ड में भी बच्चों विंग्स होते हैं, और इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में जो विंग्स हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर से नहीं बने, डिफरेंट स्ट्रक्चर से बने हैं, उनका स्ट्रक्चर सेम नहीं है तो फंक्शन सेम है। उड़ना, इसका भी काम उड़ना है, जो इनवर्टिब्रेट में विंग्स हैं मुख्तलिफ स्ट्रक्चर से अराइज हुए, इसका काम भी उड़ना है, इसको बोलते हैं एनालॉगी। तो होमोलॉगी हो या एनालॉगी हो, इसका काम एक ही है कि एवोल्यूशन हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो बच्चों जैसा कि चले आपकी बुक में एग्जाम्पल से वाज़े है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एवोल्यूशन के दौरान डीजेनरेट हो गई। क्या हो गई जी, डीजेनरेट हो गई, मतलब उनका फंक्शन हमारी बॉडी से लॉस हो गया, एवोल्यूशन के दौरान डीजेनरेट हो गई। मतलब हमारी बॉडी के अंदर बच्चों एक चीज़ है जिसका नाम है अपेंडिक्स। आप लोग बखूबी इसको जानते होंगे। इस नामुराद अपेंडिक्स को बच्चों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पर ये दोनों मिलते हैं वहां पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसका नाम होता है अपेंडिक्स। ये बच्चों अपेंडिक्स है, और इस अपेंडिक्स में एंजाइम होते हैं जो खुराक की डाइजेशन को हेल्प आउट करते हैं। हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो बच्चों पत्ते वगैरह खाते थे, हर्बीवोर्स थे, कहा यह जाता है कि हर्बीवोर्स थे। और हर्बीवोर्स में होता है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास एंजाइम थे,
मतलब इसके पास बच्चों सेलुलेज था जो अब हमारे अंदर नहीं है। तो सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट इन द अपेंडिक्स, और ये बच्चों उस वक्त तो काम करते थे, डाइजेशन में हेल्प आउट करते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा मूड ऑफ लाइफ चेंज हुआ। मतलब हम लोग हर्बीवोर्स, वो टोटली हर्बीवोर्स थे, हम लोग बच्चों ओमनीवोर्स बने और हमने गोश्त को खाना शुरू किया, हम लोगों ने दालों को खाना शुरू किया, हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को खाना शुरू किया, और साथ साथ हम लोग थोड़े बहुत हर्बीवोर भी रहे, यानी हम लोगों ने पत्ते वगैरह पकाकर, सब्जियां वगैरह पकाकर खाना शुरू की। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो अपेंडिक्स है, ये वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों, ये पहले इतनी थी, ये छोटी होती गई, छोटी होती होती इतनी हो गई, और अब ये क्या है, ये रूडिमेंट्री है। रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, वक्त गुजरने के साथ साथ रिड्यूस हो जाना, छोटा हो जाना, या फिर सिंपल लफ्ज़ों में यूँ कह लो कि फंक्शन लेस हो जाना। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान डीजनरेट हो गए, यानी आहिस्ता आहिस्ता फंक्शन लेस हो गए बच्चों, उन ऑर्गन्स को बोला जाता है दीज आर द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये क्या है जी, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। तो आपकी जो अपेंडिक्स है बुक में लिखा हुआ है इट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन। बच्चों परेशान नहीं होना, आपकी बुक में इसको लिखा हुआ है इट्स अ वर्मीफॉर्म, इट्स अ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का मतलब क्या है, ये दिखने में वर्म्स की तरह की है, इसलिए इसको वर्मीफॉर्म बोला जाता है। दिखने में ये उंगली की तरह की है, वर्म की तरह की है, तो बच्चों इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोला जाता है। तो खैर इसके अलावा जो कान है, कान के बाहर बच्चों जो पिन्ना होता है, ठीक है, वो कहते हैं कि ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसके अलावा अगर स्नेक्स को देखा जाए तो स्नेक्स अब रेंगते हैं, तो उनमें बच्चों रूडिमेंट्री लेग्स हैं, स्नेक्स में रूडिमेंट्री लेग्स हैं। तो कहा जाता है कि पहले स्नेक्स भी चला करते थे, वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें एवोल्यूशन हुई और एवोल्यूशन की वजह से वो रेंगना शुरू कर गए। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं ये शो करते हैं कि एवोल्यूशन हुई है, यानी ऑर्गेनिजम्स में चेंज आया है। तो ये बच्चों कुछ एविडेंसेस थे जो मैं आपको कंपैरेटिव एनाटॉमी के हवाले से डिस्कस करना चाह रहा था। अब हम मूव करेंगे कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी की तरफ। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी में बच्चों फिर लफ्ज़ दो हैं, एक है कंपैरेटिव जिसका मतलब है कंपैरिजन करना, ठीक है, कंपैरिजन, और एम्ब्रियोलॉजी मतलब एम्ब्रियो में कंपैरिजन करना। अब यहाँ पर बच्चों मैं अगर आपको दिखाता हूँ, ये बच्चों एक डायग्राम है जो आप लोगों की बुक में, जो कॉलेज बुक है उसमें बनी हुई है, ठीक है, आप लोगों को ये मिल जाएगी आसानी से। तो यहाँ पर कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी में ये 4 स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये 4 एम्ब्रियोज हैं। ये फिश का एम्ब्रियो है, ये रिप्टाइल का है, ये बर्ड का है, और ये ह्यूमन का एम्ब्रियो है। बच्चों अगर आप एम्ब्रियो देखो तो सारे के सारे एम्ब्रियो में 2 चीज़ें सेम है। फिशेस में जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है ना, तो उसमें भी टेल होती है, रेप्टाइल में भी टेल होती है, बर्ड्स में भी टेल होती है, ह्यूमन में भी टेल होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये टेल जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। और दूसरे नंबर पर इनमें गिल स्लिट्स, जिनको गिल पाउचेस भी कहा जाता है, जिनको हम गिल पाउचेस भी कहते हैं। तो गिल पाउचेस फिश में भी हैं, रिप्टाइल में भी हैं, बर्ड्स में भी हैं, और एम्फीबियंस में भी हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इन सब में प्रेजेंट हैं। दिखने में बच्चों फिश बहुत मुख्तलिफ है इंसान से, दिखने में बच्चों रेप्टाइल बहुत मुख्तलिफ है इंसान से, दिखने में बर्ड्स बहुत मुख्तलिफ है इंसान से, लेकिन इनके एम्ब्रियोज उनमें सिमिलरिटीज़ हैं। उनमें आइज़ हैं, 2-2 आइज़ हैं, उनमें गिल पाउचेस हैं, 2-2 गिल पाउचेस, 1-1 गिल पाउचेस है, उनमें टेल्स हैं, सब में टेल्स हैं। तो ये एम्ब्रियो एक जैसा है। जब इनका कंपैरिजन करवाया जाए तो बच्चों कहा यह जाता है कि अगर इनका एम्ब्रियो एक जैसा है तो इनका जो अब्बा जी है, जो इनका इंसेस्टर है, वो भी सेम है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इतनी डाइवर्सिटी आ गई कि ये एक अलहदा स्पीशी बन गई, ये एक अलहदा फाइलम बन गया, ये एक अलहदा फाइलम बन गया, ये एक अलहदा, और ये एक अलहदा किंगडम में चले गए हैं। तो बच्चों
यही है बेसिकली कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, कि जब हम कंपैरिजन करवाते हैं एम्ब्रियो का तो उनमें कुछ चीज़ें हैं जो सेम हैं, जैसा कि गिल पाउचेस इनकी एम्ब्रियो की स्टेज में होता है, सभी में होता है, लेकिन बाद में चलकर विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। जैसा कि फिश में बच्चों ये कन्वर्ट हो जाता है गिल्स में, और गिल्स का काम होता है पानी से ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन टेक करना। और उसके बाद बच्चों जो ह्यूमन है इसमें यही गिल पाउच चेंज हो जाता है इनटू उस्टीचियन ट्यूब्यूल्स में। किसमें? उस्टेचियन ट्यूब्स में। उस्टेचियन ट्यूब में बच्चों ये कन्वर्ट हो जाता है यही गिल पाउच। उस्टेचियन ट्यूब का काम क्या होता है? इसका काम होता है बच्चों, एक होता है मिडल ईयर, ठीक है, जब ईयर का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंटल में हम देखेंगे, मिडल ईयर को गले के साथ, थ्रॉट के साथ मिलाने वाली एक ट्यूब होती है जिसको स्टीचियन ट्यूब कहा जाता है। अब ये गिल पाउचेस चेंज हो रहा है स्टीचियन ट्यूब में ह्यूमन में, यही गिल पाउचेस गिल्स में चेंज हो रहा है फिशिस में, एम्फीबियंस में इसका अलग काम है, फिशिस बर्ड्स में इसका अलग काम है। तो बच्चों ये कहा जाता है कि एवोल्यूशन हुई है। पहले ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है ये होमोलोगस थे, ये होमोलॉजीज थी, ये एक ही ऑर्गेनिजम्स थे, लेकिन विद द डेवलपमेंट, विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर चेंजेस आती गई, और चेंजेस आते आते अब दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो डाइवर्सिफाई हैं फ्रॉम द सिंगल इंसेस्टर। जो लास्ट एविडेंस है दैट इज़ फ्रॉम द मोलिकुलर बायोलॉजी। बच्चों वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स बच्चों, डीएनए एक मॉलिक्यूल है, आरएनए एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, कुछ माइक्रो कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट आपके पास है। एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ी थी जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड, और इस जेनेटिक कोड के बारे में आप लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि दिस जेनेटिक कोड इज़ द यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब बच्चों क्या, कि इस जेनेटिक कोड में मौजूद पाए जाने वाले जो तीन कोडोन्स थे वो हर ऑर्गेनिजम्स में सेम होते हैं। मतलब जितनी भी प्रोटीन्स थी वो किस, ये मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए पर 3 कोडिंग सीक्वेंस थी, ए, यू और जी, ठीक है, जिसको हम इनिशियल कोडोन बोलते थे। तो मैसेंजर आरएनए पर मौजूद ये AUG सीक्वेंस हमेशा ही किस ऑर्गेनिज्म को लेती थी? एफ मेट को, एफ मिथायोनिन को। तो ये हमारे अंदर नहीं बल्कि दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी जानदार हैं उन सब में बच्चों जेनेटिक कोड यूनिवर्सल, मतलब उन सब में जो मैसेंजर आरएनए है वहाँ पर स्टार्टिंग कोडोन्स जो हैं वो AUG होते हैं, और AUG की वजह से लगने वाला सबसे पहला जो अमाइनो एसिड होता है वो क्या होता है जी? एफ मेट होता है। तो जिस तरह से ये स्टार्टिंग अमाइनो एसिड सेम है, इसी तरह पूरी दुनिया में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डीएनए की सीक्वेंसेस भी सेम होती हैं। यानी कि जो हमारे अंदर जीनोम है 46 के 46 क्रोमोसोम्स के अंदर, वो हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, लेकिन वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में होता है। लेकिन वो डीएनए पूरी की पूरी दुनिया में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में उसका कोई हिस्सा एक्सप्रेस होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में उसका कुछ हिस्सा एक्सप्रेस होता है। तो बच्चों ये एविडेंसेस था कि पूरी दुनिया में जितने भी डीएनए है, एटीपी है और बहुत सारी प्रोटीन्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स की सेम है। जिस ऑर्गेनिज्म में उठा के देख लो, इवन के जो जेनेटिक कोड है जो 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन में लगाता है, तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म देखोगे उनमें 20 किस्म के ही अमाइनो एसिड होंगे प्रोटीन में। तो ये भी एक एविडेंस है कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स का जो इंसेस्टर है वो सेम है। और बच्चों इसी को बोला जाता है, जो डार्विन का एक पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था कि डिसेंट विद द मॉडिफिकेशन, कि नस्लें जो हैं वो एक कॉमन इंसेस्टर से बनती हैं। और इसके अलावा एक प्रोटीन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 बायोएनर्जेटिक में पढ़ी थी, साइटोक्रोम सी। ये साइटोक्रोम सी आप लोगों ने पढ़ी थी बच्चों, रेस्पिरेटरी प्रोटीन है। ये रेस्पिरेटरी प्रोटीन सारे के सारे एरोबिक ऑर्गेनिज्म में सेम होती है। मतलब जो ऑक्सीजन की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं, हम करते हैं, हमें भी साइटोक्रोम सी का स्ट्रक्चर जो है
वो सेम है, बैक्टीरिया में भी सेम है, फंजाई में सेम है, एनिमल्स में सेम है, रिप्टाइल्स में सेम है। तो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें ये साइटोक्रोम ये सेम है। ठीक हो गया, ये एक रेस्पिरेटरी प्रोटीन है। तो ये साइटोक्रोम सी बेसिकली ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, एक प्रोटीन है। तो ये मॉलिक्यूल शो करती है कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पर पाए जाते हैं इनके जो इंसेस्टर्स हैं वो कभी ना कभी सेम थे। तो बच्चों ये हमारे एविडेंसेस थे जो हम लोगों ने बड़ी डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश की थी कि ये सारे के सारे एविडेंसेस में हम लोगों ने जियोग्राफिकल एविडेंसेस, फॉसिल रिकॉर्ड एविडेंसेस, कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को डिस्कस करने की कोशिश की। तो बच्चे फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।